तो आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी यानी श्यानता। विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पूरा ये आज आपको बताएंगे। और ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत। पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक डेरिवेशन इसका देखा जाएगा। क्योंकि जो विस्कोसिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपके जो बुक्स पढ़ रहे हैं इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं विस्कोसिटी में क्या क्या आता है। तो जैसा कि आपको ये भी पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका चल रहा है चैप्टर्स नंबर सेकंड। तो इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, आज पार्ट्स थर्ड की हम बात करने वाले हैं। और पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं और चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं उन सब की वीडियोज जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर हाइड्रोलिक नाम से आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट, हाइड्रोलिक थर्ड सेमेस्टर। तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा और पूरा अच्छे से अपना रिकवर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। और इसमें सबसे पहले आपको बताना है हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी अपेक्षिक आयतन के बारे में। उसके बाद तुरंत ही विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या होता है। हमने आपको स्पेसिफिक वेट बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसे हम बोल सकते हैं, डेंसिटी बता दिया। और इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमने आपको सरफेस टेंशन भी पढ़ा दिया, कोहेजन अहेजन भी पढ़ा दिया है। तो सब प्रॉपर्टीज़ बताते हुए चल रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 आपका यहाँ पर बताने जा रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी आपेक्षिक आयतन। तो आपेक्षिक आयतन क्या होता है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस डिफिनेशन लिखना है और इसका फार्मूला लिख देना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी अपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, किसी तरल का अपेक्षिक आयतन, किसी तरल का अपेक्षिक आयतन उस तरल के आयतन व द्रव्यमान का अनुपात होता है। मतलब ये जो अपेक्षिक आयतन होता है, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, मान लीजिए कोई फ्लूइड आपका दिया हुआ है, कोई फ्लूइड आपका इसमें रखा हुआ है, इसका आयतन, इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जितना द्रव्यमान होगा, इन्हीं दोनों का रेशियो, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा वही आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। तो डिफिनीशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके आ चुका है। इस डिफिनीशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसके हम वो जो फार्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं। डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। और आपको बता दें, इससे हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल वी इज इक्वल टू आयतन इसका अपान इसका सन्निहित या द्रव्यमान या मास। ये हो गया इसका डिफिनेशन। एंड इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। ठीक, या आप लोग इसे लिख सकते हैं स्मॉल वी इज इक्वल टू 1/m/v लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और m/v क्या होता है? m/v यानी रो यानी डेंसिटी होती है। तो इसको लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा आपके ध्यान में रहेगा। इतना लिख लेंगे। उसके बाद आपको हम बताते हैं जल का जो अपेक्षिक आयतन होता है, जो जल का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो होता है आपका 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी होता है। ठीक, जल का स्पेसिफिक आयतन, या आप लोग इसे लिख सकते हैं न्यूटन में 0.102 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर न्यूटन होता है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा। ये होता है जल का स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब जो मेन टॉपिक था हमारा विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। देखिए विस्कोसिटी की डिफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, गाढ़ापन। ये होता है विस्कोसिटी का डिफिनेशन। यानी आप लोग जल देखते होंगे, शहद देखते होंगे, तो क्या आप लोग बता सकते हैं किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है? शहद की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है। जल को आप लोग, जल को अगर फ्लो कराएंगे तो जल तेज़ी से आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर उसी में आपका जो
शहद होता है, हनी होता है, उसको स्लो अगर आप लोग फ्लो कराएंगे तो वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऐसी स्थिति आएगी वह रुक भी जाएगा। जल की भी स्थिति आएगी लेकिन वह बहुत तेज़ी से फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही वह रुकता है। तो ये सब विस्कोसिटी के अंतर्गत ही आता है। तो पहले डिफिनेशन समझते हैं, वो सब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आगे तो बताएंगे ही। डिफिनेशन लिखा गया है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर। यानी श्यानता जो होता है वह तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की वन लेयर यानी तरल की एक सतह ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर, यानी श्यानता तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है। यानी इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन का उत्पन्न हो जाता है, मतलब इसके बीच रिलेटिव मोशन का विरोध होता है जिससे इनमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है इन दोनों के बीच। इट में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस। अर्थात आप लोग बोल सकते हैं तरल की श्यानता जो होती है उन तरल के कणों को डिफॉर्म करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनता की माप होती है। अभी इसको हम हिंदी में भी लिखा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। और कम श्यानता वाले जो तरल होते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं अधिक सरलता से बहने वाले द्रव, मतलब जिनकी श्यानता कम होती है, जिनमें गाढ़ापन कम होता है, वो जो लिक्विड रहेंगे वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेंगे, बहुत तेज़ी से वो सब बहेंगे। तो इसकी हिंदी डिफिनेशन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लिखा ये गया है, जब द्रव की दो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन होता है तो द्रव की एक परत दूसरे की रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। द्रव का यही गुण श्यानता का गुण कहलाता है, यही गुण श्यानता कहलाती है। और जो प्रतिरोधी बल होता है उसे विस्कस फोर्स यानी श्यान बल बोल सकते हैं आप लोग। इसको हम समझाते हैं, जैसे कि फिगर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपेक्षिक घर्षण पढ़ा होगा, ऐसा है। ठीक, मान लीजिए यह आपका फर्स्ट लेयर है ऊपर वाला और यह सेकंड लेयर है। तो ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जल के लिए ऐसा नहीं है। तो इन दोनों के बीच यहाँ जो घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिरोध तो उत्पन्न जरूर होगा। तो कुछ वही प्रक्रिया आपकी विस्कोसिटी में भी है, यही प्रक्रिया आपकी विस्कोसिटी में भी है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो आइए इसको अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि जो दो परतें होती हैं उनके मध्य आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन का विरोध होता था। तो वही गुण जो होता था वह श्यानता कहलाता था। तो कैसे होता था इसको हम समझते हैं। तो आपको यहाँ फिगर में लेयर दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5, ये सब जल की लेयर हैं। और ये जो लास्ट में यहाँ लाइन दिख रहा है, यहाँ पर जो जल का वेग है वह शून्य है। यानी यह क्या है, यह स्थिर समांतर आपका एक सतह है। ठीक, यह स्थिर समांतर आपका एक सतह है, मतलब यहाँ पर यह स्टैटिक फ्लो है, यहाँ पर कुछ भी आपका द्रव जो है एकदम रुका हुआ है, यहाँ पर इसका वेग शून्य है। ठीक, अब आप एक कह रहे होंगे फर्स्ट वाला स्लो मोशन में है, सेकेंड वाला थोड़ा अधिक है, थर्ड वाला थोड़ा और अधिक, फोर अधिक, ऐसा क्यों है। तो इसी को तो समझना, यही तो विस्कोसिटी है। तो आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि डी वाई दूरी पर, डी वाई दूरी क्या है आपका, यहाँ डी वाई दूरी है, यह डी वाई दूरी पर है। यह दो परतों के एक दूसरे पर जो है विभिन्न वेग यानी जो v हैं, और जब यह वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मान लीजिए फर्स्ट का वेग v है तो सेकंड का वेग कुछ v प्लस कुछ रहा होगा, थर्ड का v डबल प्लस में कुछ रहा होगा और लास्ट का कुछ और रहा होगा। तो इन सब के वेग को हमने मान लिया कि अगले जो नेक्स्ट वेग आएंगे वह v प्लस डी वी हो जाएंगे। तो कह रहा है डी वाई दूरी पर वेग v से v प्लस डी वी से यह जो धाराएं हैं वह आपकी बह रही हैं, और इनका जो सापेक्ष वेग है वह डी वी। अब सापेक्ष वेग इसमें क्या है, सापेक्ष वेग मतलब ये देखिए यहाँ से और इसका जो है यहाँ से, इन दोनों का है जो बीच का दूरी है यह क्या है, डी वी है, डी वी वेग से। और इन दोनों को जब पूरा जोड़ लिया तो मान लिया उसको v प्लस डी वी। तो क्या ये रहा है कि जब डिवाई दूरी पर स्थित दो परतें एक दूसरे पर, डिवाई दूरी पर स्थित दो परतें, अब दो परतें क्या हैं, दो परतें मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं, एक परत ए और एक परत ए मान ले रहे हैं। ठीक,
दो परतें एक दूसरे के विभिन्न वेग और जो वेग हैं उससे मान लिया v, और जब इन दोनों के बीच डिफरेंस यानी v और ये मान लीजिए dv वेग है और उसको मान लिया v प्लस dv। तो दो परतें एक दूसरे पर विभिन्न वेग माना जो वेग है वह b प्लस dv से फ्लो कर रही हैं यानी बह रही हैं। तो इनका जो सापेक्ष वेग मतलब इन दोनों लाइनों की बीच की जो दूरी है यानी जो वेग है उसको हमने मान लिया है dv। इनके कारण जो है द्रव के परतों के मध्य एक शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगता है। क्या कार्य करता है? कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगता है। तो कर्तन प्रतिबल क्या होता है? कर्तन प्रतिबल क्या होता है हमने आपको बताया था, दो लेयर हैं विपरीत दिशा में अपना खींचती हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लगता है तो यह इधर खींचने का प्रयास करेगा, इधर खींचने का, मतलब दोनों जो हैं आपस में बढ़ने का प्रयास करेंगी, कुछ कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होने लगता है। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया है मॉस में, तो मॉस का वीडियो देखिएगा। तो कह रहा है इन दोनों के बीच जो है कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगता है और इसको हमने ऊपरी परत माना था और इसको निचली परत हमने माना था। तो इनके बीच जो है कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगता है और ऊपरी परत जो है अपने निचले वाली परत, ऊपरी परत यानी दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, यह जो ऊपरी परत है यानी यह जो ऊपरी परत है यह अपने निचले वाली परत पर, ऊपरी परत जो निचले वाली परत पर यह दाईं ओर से कर्तन प्रतिबल लगाती है यानी इस तरफ से यह कर्तन प्रतिबल को लगाती है। ऊपरी प्रतिबल, ऊपरी लेयर यानी ऊपरी लेयर ये है और निचली लेयर ये है। ठीक, तो ऊपरी प्रतिबल जो है यानी ऊपरी लेयर जो है वह अपना दाईं ओर से यानी इस साइड से अपना प्रतिबल लगाती है और इसे नीचे वाला तो मान लीजिए इसको पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा क्योंकि इनके अंदर जो है रेजिस्ट यानी एक प्रतिरोधी बल हो जाता है। आपको हमने ये भी बताया था रिलेटिव मोशन का विरोध करता है और यही जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। तो ऐसा क्या है कि ये रेजिस्ट फोर्स उत्पन्न कर लेगा, इसीलिए ये जो निचला वाला परत है ये ऊपरी वाली परत को आगे नहीं बढ़ने देगा यानी यह इस तरफ से अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो यह फोर्स आपका आगे की तरफ लगेगा, इसलिए आगे वाला जो परत है यानी ऊपर वाला जो परत है वह आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और वह आगे चला भी जाएगा क्योंकि जो ऊपरी वाला परत है वह अपने दाईं ओर से शियर स्ट्रेस को लगा रहा है। और निचला परत क्या करेगा? निचला परत जो है बाईं ओर से कर्तन प्रतिबल को लगाएगा यानी ये जो है अपने इस साइड से कर्तन प्रतिबल लगाएगा और इस ऊपरी वाली परत को पीछे खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन जब ऊपरी वाला प्रतिबल लगाएगा, ऊपरी परत पर जब स्ट्रेस लगेगा, शियरिंग स्ट्रेस लगेगा, कर्तन प्रतिबल लगेगा तो वह आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होकर वह आगे बढ़ भी जाएगा। यही प्रक्रिया अन्य सभी परतें जो हैं, लेयर जो हैं, उनके साथ होने लगता है और यह कर्तन प्रतिबल जो होता है, यह जो शियर स्ट्रेस होता है वह समतल सतह से दूरी जो आपका यहाँ पर y दिया गया है, यह समतल सतह है, इससे दूरी जो y है उसके सापेक्ष जो इनमें वेग परिवर्तन हो रहा है, इसके सापेक्ष जो इनमें वेग परिवर्तन हो रहा है v प्लस dv हो रहा है, इसके समानुपाती होता है और जो कर्तन प्रतिबल इसमें हो रहा है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यानी इसका मतलब ये हो गया टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy। ठीक, यही तो हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वेग में परिवर्तन, ठीक, और स्थिर समतल से दूरी जो है इसकी यानी दूरी क्या है? dy यानी टोटल दूरी, मतलब दूरी में परिवर्तन है तो dy दूरी पर है और वेग जो है ऊपर यानी वेग परिवर्तन और अपॉन दूरी परिवर्तन के यह जो स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, उसके यह समानुपाती होता है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, फिगर बना दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा और हमने जो इसका थियोरेटिकल पार्ट था उसको हमने बोलकर आपको समझा दिया है। यानी हो गया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy। ठीक, या लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू dv अपॉन dy। आप इसे du भी लिख सकते हैं या dv भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई एक लिखिएगा, du या dv आप लोग दोनों लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आपका आ जाता है जो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू dv अपॉन dy या du अपॉन dy जो आता है, यही जो होता है न्यूटन के श्यानता का समीकरण होता है।
तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर में, न्यूटन के श्यानता का समीकरण क्या होता है? वो होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई। इसे ही हम लोग श्यानता गुणांक भी बोल सकते हैं। जो म्यू है इसको हम लोग बोल सकते हैं श्यानता गुणांक, बोल सकते हैं इसको हम लोग श्यानता गुणांक, किसको? म्यू को। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे जो विस्कोसिटी होती है इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आप लोग नोट्स हैं, कुछ 2-4 लाइनें हैं, उसको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले इसकी हम यूनिट्स को देख लेते हैं कि यूनिट्स क्या होती है इसकी। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई था। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा उस या यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीपॉइस। क्या हो जाएगी? 1 सेंटीपॉइस। किस में होगी? CGS में। किस में होगी? आपकी CGS में हो जाएगी 1 सेंटीपॉइस। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं इसकी एक और यूनिट होती है, 1 पास्कल सेकेंड होती है। 1 पास्कल सेकेंड इसकी एक यूनिट हो जाती है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक यूनिट इसकी होती है, एक यूनिट इसकी ये भी हो सकती है किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर, भी एक इसकी यूनिट हो जाती है। और एक यूनिट हो जाती है इसकी एक पॉइज हो जाती है, एक पॉइज हो जाती है। और ये सब आपकी यूनिट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो पॉइस होती है यह आपकी CGS यूनिट होती है। तो आइए देखते हैं एक पॉइस इक्वल टू होता कितना है। तो आप लोग यूनिट लिख कर यूनिट्स को लिख दीजिएगा। एक पॉइज इक्वल टू होता है, एक पॉइज इक्वल टू होता है 100 सेंटीपॉइज। 100 CP आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। और एक पास्कल सेकेंड इक्वल टू होता है आपका 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और एक KGF इक्वल टू होता है, आपको बताया था हमने, 9.81 न्यूटन होता है। तो ये सब आपकी यूनिट्स में लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और होती भी हैं यही सब यूनिट्स विस्कोसिटी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो विस्कोसिटी से रिलेटेड हैं, विस्कोसिटी से रिलेट करते हैं, उसको हम देखते हैं। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो उसको पूरा हम समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ये लिखेंगे कि स्थैतिक द्रवों में श्यानता अविचारणीय होती है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, आपके सामने है। स्थैतिक द्रवों में श्यानता जो है विचारणीय होती है, यानी नगण्य के बराबर होती है। कोई भी जल अगर स्थिर है तो इसमें जो श्यानता है आप लोग उसमें अविचारणीय मतलब कुछ भी हो सकता है, अर्थात नहीं भी हो सकता है। कोई भी जल स्थिर है तो इसमें श्यानता को मापना बहुत ही कठिन है, ठीक। सेकंड पॉइंट आपका है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि द्रवों में श्यानता की जो उत्पन्न होने का कारण होता है वह आपका ससंजन बल होता है। कौन सा? ससंजन बल होता है, यानी कोहेसिव फोर्स होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। आपने लिख चुका होगा सेकेंड पॉइंट, तो इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई थाली या कुछ भी बर्तन है आपका, इसमें अंदर पूरा जल भरा हुआ है। तो इस जल में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इस जल में हम जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह ज़्यादा होने लगता है। वह जाते अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होने लगता है। इसलिए यहाँ पर जो जल का प्रवाह होता है वह बहुत ही कम होने लगता है। यानी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लगते हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं? ससंजल बल के अंतर्गत आते हैं, कोहेसिव फोर्स के अंतर्गत आते हैं। आपको हमने ये डेफिनेशन पढ़ाया भी है। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पर फिगर बनाया गया है, जल का मान लीजिए पूरा जल है इसके अंदर, इसका सबसे निचला परत पे तो शून्य है, और इसके नीचे जो है जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अधिक लगने लगता है, और जल के प्रवाह की जो वेग रहता है, जल का जो प्रवाह रहता है वह बहुत ही स्लो होता है सबसे निचले परत से, ठीक। यानी जिस प्रकार हम ऊपर ऊपर आते जाएंगे जल का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा और ऊपरी परत पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये सब विस्कोसिटी के कारण ही
होता है। आप लोग नहर में देखे होंगे, नाली में देखे होंगे, जल जो है ऊपर बहुत तेज़ी से बहता है लेकिन अंदर स्लो रहता है, तो वो भी विस्कोसिटी के कारण ही होता है। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये कहता है कि ताप बढ़ने से, क्या कह रहा है, ताप बढ़ने से आपकी श्यानता घटती है, क्योंकि अणुओं, ताप बढ़ने से आपकी श्यानता घटती है। यानी अगर आप लोग टी यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो आपका म्यू यानी श्यानता घटती है। अब ये कैसे संभव है? ताप बढ़ने से आपकी श्यानता घटती है। कैसे घटती है, आइए इसको भी हम समझते हैं। ताप अगर आप लोग बढ़ा रहे हैं तो श्यानता घट जाती है। इसलिए घटती है क्योंकि जो अणुओं के बीच की दूरी रहती है वो बढ़ने लगती है। कोई वेसल है, पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, इसके अणु जो हैं मालिक्यूल जो इसके हैं वो सब अणु जो हैं वो पास पास हैं। ज्यों ही हम इसको टेम्परेचर देना प्रारंभ करते हैं, ज्यों ही इसको हम टेम्परेचर देना प्रारंभ करते हैं तो इसके जो अणु हैं उनमें प्रसार होता है, उनमें विस्तार होने लगता है। वह उनके बीच की जो दूरी रहती है, मान लीजिए वो अगर ये पहले नज़दीक नज़दीक थे तो यह मान लीजिए दूर दूर होने लगेंगे। तो जब इनके बीच की जो क्या बोलते हैं, अणुओं के बीच की दूरी जब बढ़ने लगेगी तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, श्यानता भी घटेगी। कैसे घटेगी? हमने आपको बताया था जब अणु जो रहते हैं पास पास रहते हैं, अणु जब रहते हैं पास पास रहते हैं तो उसकी श्यानता अधिक होती है। जैसे कि आप लोग शहद और जल का एग्जाम्पल ले लीजिए, शहद और जल का एग्जाम्पल ले लीजिए। शहद तेज़ी से क्यों नहीं बहता? क्योंकि उसकी श्यानता अधिक होती है, उसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए वो नहीं बहता। और जो जल होता है, दूध होता है, वो तेज़ी से बहता है क्योंकि उसके अणु दूर दूर रहते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए किसी वेसल में कोई पदार्थ रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके जो अणु रहेंगे वह दूर दूर होने लगेंगे, यानी वह तेज़ी से फ्लो करेंगे, इसलिए उसकी श्यानता घट जाएगी। जैसा कि आपको पता है जब अणु दूर दूर हो जाएंगे तो वह तेज़ी से फ्लो होगा, और जब पास पास रहेंगे तो श्यानता अधिक अधिक होगी ही। तो यही कहता है कि ताप बढ़ने से श्यानता घटती है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसका जो म्यू है वह घटने लगता है। जब जब म्यू घटेगा तो आपका कोहेसिव फोर्स भी घटेगा, यानी जो ससंजन बल है वो भी घटेगा। अब ससंजन बल कैसे घटेगा, हमने इसमें भी बताया था कि जब मालिक्यूल इंटरमालिक्यूलर फोर्स के कारण ये आपस में पास पास रहते हैं इसके अणु, तो ससंजन बल होता है। लेकिन जब दूर दूर होने लगेंगे तो इनका जो ससंजन बल है वो भी घटने लगेगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है पानी को छोड़कर सभी द्रवों का वाष्प बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। पानी को छोड़कर सभी द्रवों का वाष्प बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। अब एक ऐसा टॉपिक आ गया, पानी है आप उसको गर्म करेंगे, पानी है आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी तो श्यानता कम होने लगेगी, वो तो वाष्प बन जाएगा। पानी को छोड़कर जो सभी द्रवों का जो वाष्प बढ़ने लगता है तो उसकी श्यानता भी बढ़ती है। अगर आप मधु को यानी हनी को, शहद को आप लोग गर्म करते हैं तो वाष्प अगर उसका जितना तेज से बढ़ेगा तो उनकी श्यानता जो है वो भी बढ़ने लगेगी। अगला है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है, लिखिए रहा है कि पानी को छोड़कर अन्य सभी द्रवों का दाब बढ़ाने से भी श्यानता का मान बढ़ने लगता है। पानी में आप लोग दाब लगाएंगे, पानी में आप लोग दाब लगाएंगे तो वह और तेज़ी से फ्लो होने का प्रयास करेगा। लेकिन अन्य जो लिक्विड हैं जो उसमें अगर आप लोग दाब लगा रहे हैं तो उनकी श्यानता भी आपकी बढ़ने लगेगी। 6 नंबर आपका कहता है घनत्व बढ़ाने से भी श्यानता बढ़ती है, यानी रो को अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो भी म्यू का मान बढ़ता है, यानी श्यानता का मान बढ़ता है। तो इसको भी आप लोग घनत्व बढ़ाने से श्यानता बढ़ती है। अब घनत्व यानी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। तो जब मास और वॉल्यूम में वृद्धि होगी तो आपका रो भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए शहद पहले थोड़ा सा था तो थोड़ा आयतन घेरा था, जब यह ज़्यादा हो गया तो यह आपका ज़्यादा आयतन घेरा। तो मान लीजिए इसके पहले इसकी जो श्यानता थी वह मान लीजिए कुछ कम थी,
और जब यह ज़्यादा पात्र में आ गया, इसका मान ज़्यादा हो गया तो श्यानता भी इसकी ज़्यादा होगी। तो यही है, घनत्व बढ़ाने से भी श्यानता का मान बढ़ता है। अगला पॉइंट 7 ये कहता है श्यानता जो होता है ताप और दाब का फंक्शन होता है, यानी म्यू जो है वह फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी यह इस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता घटती है, तो फंक्शन हो गया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे भी आपकी विस्कोसिटी पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। 8 पॉइंट इसमें यह कहता है, 8 पॉइंट ये कहता है श्यानता जो होता है द्रव का एक गतिक गुण भी होता है, अर्थात यह गुण तभी विद्यमान होगा जब परतों में रिलेटिव मोशन होगी। परतों में जब रिलेटिव मोशन होगी तभी जो है आपकी श्यानता का गुण माना जाएगा। जब भी परतों के मध्य आपका रिलेटिव मोशन होगा तभी जो है श्यानता का गुण वहाँ पर पाया जाता है। अगर जो है रिलेटिव मोशन होगा नहीं, मान लीजिए दो परत हैं आपके, दो परत हैं, इनके मध्य अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ये विरोध तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होगा तो यही दोनों परत रिलेटिव मोशन का विरोध करेंगे, तो वही गुण जो विरोध करने का गुण हो जाता है वही श्यानता हो जाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि यह गुण तभी विद्यमान होगा जब परतों में रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ये कहने का है कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो दोनों परत जो हैं वह रिलेटिव मोशन का विरोध करेंगे, और जो वो विरोध करेंगे वही श्यानता का गुण होगा। इसलिए रिलेटिव मोशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसका विरोध नहीं करेंगे तो श्यानता नहीं होगा। अब इसमें 8 पॉइंट, इसमें देखिए कई पॉइंट हो चुके हैं, अब शायद आगे पीछे हो गया। इसमें ये होता है कि श्यानता का मापन आप लोग विस्कोमीटर के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी श्यानता का जो मापन आप लोग करते हैं वह विस्कोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये सब थे आपके श्यानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमने आपको बता दिया। अब ये सब आपके ऊपर है, आप लोग कैसे पढ़ेंगे। अब आगे हम इसमें देखेंगे, इसमें जो अगला टॉपिक था वो था काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको समझिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसका अगर हिंदी में बात करें तो होता है गतिमितीय श्यानता या निरपेक्ष गतिक श्यानता। गतिमितीय श्यानता या निरपेक्ष गतिज श्यानता, तो इसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन आया हुआ है, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद इस पर हम आपको बताते हैं इसका जो फार्मूला क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन बताते हैं। तो लिखा ये है कि किसी तरल की जो डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी यानी जो आपने विस्कोसिटी पढ़ा उससे ही म्यू, और जो घनत्व होता है उसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो क्या कह रहा है कि विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। आपने डेफिनेशन नोट किया होगा तो समझे होंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वह डायनामिक विस्कोसिटी, यानी जो तरल की श्यानता होती है उसे हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, यानी म्यू अपॉन जो घनत्व होता है तरल का यानी रो, इन दोनों का अनुपात होता है। तो एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो यानी विस्कोसिटी अपान घनत्व। ठीक, ये हो गया। इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो संकेत है, प्रतीक है, सिंबल है, वो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वह होती है आपकी स्टोक, STOKE। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वह होती है स्टोक। और SI यूनिट जो होती है वह होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो सकती है। ठीक, और एक स्टोक इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और बता दें 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁴ स्टोक। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना ही था। अन्य प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा टाइम नहीं दे पाया पूरा। हमें और अच्छी तरह से समझाना चाहिए था, लेकिन जो भी समझाया है अपने अनुसार अच्छा ही समझाया। अब आपके ऊपर है, आप समझेंगे कैसा। तो अन्य जो प्रॉपर्टी बची हुई हैं उसे हम अगली वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे।